एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सोशल साइंस में जियोग्राफी के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों को, विनिर्माण उद्योग का एक क्विक रिवीजन। जी हाँ, 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन, जिसको हम सिर्फ 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। और ये चैप्टर पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में मैंने पढ़ाया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और इसका 1 शॉट रिवीजन भी कराया है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस चैप्टर का 15 मिनट वाला, मात्र 15 मिनट वाला एक क्विक रिवीजन, जिसमें 15 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर कराया जाएगा। तो आज के इस क्विक रिवीजन वाले सेशन को फटाफट से आप सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं विनिर्माण उद्योग का क्विक रिवीजन, जो कि इस प्रकार से है। विनिर्माण क्या होता है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं विनिर्माण क्या होता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किसमें? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से ही मापी जाती है। किसी देश की आर्थिक उन्नति किससे मापी जाती है? विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। तो ये तो बात हो गई कि भाई विनिर्माण होता क्या है। इसके बाद देखें विनिर्माण का क्या महत्व होता है। विनिर्माण उद्योग सामान्यतया विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। जी हाँ, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। आगे देखें तो देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे कि औद्योगिक विकास के साथ बेरोजगारी और गरीबी को दूर किया जा सके। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों की बात करें तो जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। ये बात हो गई विनिर्माण के महत्व की। और आगे देखें, निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो है वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। विनिर्माण उद्योगों के माध्यम से वे देश ही विकसित हैं जो कि कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। आगे देखें, भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में ही निहित है। तो ये बात हो गई विनिर्माण उद्योगों के महत्व की। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे जाए कि विनिर्माण उद्योग क्या है और इनका महत्व क्या है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए अब देखें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, तो विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार के लिए उचित नीतिगत उपाय करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। पिछले दो दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन तथा गैस तथा विद्युत ऊर्जा का है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% तक है। और पिछले 1 साल से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से जो है बढ़ोतरी हुई है। आगे देखें, बढ़ोतरी की यह दर जो है अगले दशक में 12% अपेक्षित है और वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से जुड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण का योगदान समझाइए, तो अपन इस तरीके से समझा सकते हैं। अब देखें भाई, विदेशी विनिमय क्या होता है। तो विदेशी विनिमय एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी
विदेशी विनिमय कहते हैं। विदेशी मुद्रा की अब हम बात करें तो मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है, उसे क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा। तो अपन विदेशी विनिमय के बारे में जान चुके, विदेशी मुद्रा के बारे में जान चुके। अब चलते हैं आगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भाई सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भौतिक कारक और मानवीय कारक, दो तरीके के कारक हैं। भौतिक कारकों में प्रमुख है अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन और कच्चे माल की उपलब्धता। वहीं हम उद्योगों की अवस्थिति के मानवीय कारकों की बात करें तो मानवीय कारकों में है श्रम, पूंजी बाजार, परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं आधारित संरचना, उद्यमी और सरकारी नीतियां, ये उद्योगों की अवस्थिति के मानवीय कारक हैं। आगे देखें। उद्योगों के वर्गीकरण की बात करें, विनिर्माण उद्योग की बात हो रही, तो उद्योगों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण सबसे पहले हम स्वामित्व के आधार पर देखें। स्वामित्व के आधार पर यानी कि अधिकार के आधार पर, तो निजी उद्योग है, सरकारी उद्योग है, सहकारी उद्योग है और मिश्रित उद्योग है। दूसरा है भाई उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर दो तरीके के उद्योग हमें नजर आते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद हम देखें आकार के आधार पर उद्योगों की बात करें तो आकार के आधार पर हमें चार तरीके के उद्योग दिखाई देते हैं, वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग। उसके बाद चौथे प्रकार की बात करें जो कि है माल की प्रकृति के आधार पर, तो माल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के उद्योग हैं, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। और आखिरी में है भाई, आखिरी में है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर दो तरीके के उद्योग हमें दिखाई देते हैं जो कि है कृषि उत्पादों पर आधारित और खनिजों पर आधारित। इस तरीके से अपन ने जाना कि उद्योगों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। ये बात हो गई उद्योगों के वर्गीकरण की। ये फ्लो चार्ट एज इट इज आपको याद कर लेना है और पेपर में पूछा जाए तो आपको ऐसा ही बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट की अब हम बात करें। भाई उद्योगों की बात तो हमने कर ली कि उद्योग किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से उद्योग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट की। बात करेंगे कि उद्योगों के द्वारा क्या हानियां उत्पन्न होती हैं, उद्योग जो है किस तरीके से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं और पर्यावरण में उद्योगों के चलते निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट की अब हम बात करें तो उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, पर इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नहीं नकारा जा सकता है। उद्योग के द्वारा जो है चार प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। उद्योग जो है चार प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें से पहला है भाई वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है तापीय प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ये चार प्रकार के प्रदूषण हमें उद्योगों के जरिए देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति। किसकी? अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि अनचाही गैसें हैं, उनकी अधिक अनुपात में उपस्थिति वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में, निलंबित कण कैसे? वायु में बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो आंखों से भी नहीं दिखाई देते हैं। तो वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों प्रकार के ही कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। इस तरीके के कण जब उद्योगों के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है और अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा जो है वायु प्रदूषण फैलता है। आगे देखें हम जल प्रदूषण की बात करें। उद्योगों के द्वारा जल प्रदूषण किस तरीके से होता है? तो उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। उद्योगों के द्वारा जो कार्बनिक और कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? उनके द्वारा उनको अगर नदी में छोड़ दिया जाए तो उनके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अगली बात करें तापीय प्रदूषण की।
उद्योगों के द्वारा होने वाला तापीय प्रदूषण, तो कारखानों तथा ताप घरों से, कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। तापीय प्रदूषण किस वजह से हो रहा है? कारखानों और तापी घरों से निकलने वाला गर्म जल, गंदा और गर्म जल सीधा ही नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है, जिससे जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर कारखानों से निकलने वाले गर्म जल को, गंदे जल को पहले शोधन किया जाए, ठंडा किया जाए, फिर बाहर छोड़ा जाए तो क्या होगा कि कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होगा और जलीय जीवन पर प्रभाव भी कम होगा, यानी कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर भी कम प्रभाव पड़ेगा। आगे देखें, अब ध्वनि प्रदूषण की बात करें। ध्वनि प्रदूषण, उद्योगों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है भाई? खिन्नता यानी कि चिड़चिड़ाहट तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, दृश्य गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या होता है भाई? ध्वनि प्रदूषण से जब अनचाही ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे चिड़चिड़ापन होता है, उत्तेजना होती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर लो और हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ब्लड प्रेशर हाई और लो होने के चांसेस बढ़ने के साथ ही दूसरी शारीरिक व्यथाएं यानी कायिक व्यथाएं यानी कि शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है उद्योगों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए जो है ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो कम मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करती हो, तेज ध्वनि उत्पन्न ना करती हो, जनरेटरों में साइलेंसर लगाए जाएं, ऐसे कई सारे उपाय करे जाएं तो ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। अब जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उद्योगों के कारण, पर्यावरण में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है उद्योगों के कारण, उसकी रोकथाम के उपाय क्या हैं? अर्थात पर्यावरण में गिरावट की रोकथाम या फिर पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है? पहली बात करें तो पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि औद्योगिक अपशिष्ट, जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं और गर्म पानी है, उनको नदी व झीलों में प्रवाहित करने से पहले उसका उचित शोधन किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा भाई? जल प्रदूषण कम होगा, तापीय प्रदूषण कम होगा। दूसरी बात करें, वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण लगाए जाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण होने के खतरे जो हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद देखें, कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। कारखानों में कोयले के प्रयोग की जगह अगर तेल व गैस का प्रयोग किया जाए तो धुएं के निष्कासन यानी कि धुआं के निकलने में कमी की जा सकती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखें, ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे, तो इस तरीके से जो है ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। तो ये उपाय हो गए अपने कुछ किसके, कि किस तरीके से पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम की जा सकती है, यानी कि उद्योगों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से जो पर्यावरणीय गिरावट देखने को मिल रही है उसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है, वो कुछ हमने इस तरह से देखा। यहाँ पे देखें, हरियाणा की एक जगह है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में यमुना नदी है भाई, तो फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र लगाया गया है, यानी कि इस संयंत्र के द्वारा जितना भी मल है उसका उपचार किया जाता है, जिससे वो मल जो है नदियों में नहीं बह पाता और नदियां प्रदूषित होने से बच जाती हैं। उसके बाद एक और है रामागुंडम संयंत्र, जो कि साउथ में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है।
इस तरीके के चित्रों के माध्यम से आपको दर्शाया है कि भारत सरकार ने व निजी क्षेत्र ने किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए हैं। उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसकी रोकथाम के लिए इस तरीके के कुछ उपाय किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो क्विक रिवीजन है वो यहीं पर खत्म होता है। ये चैप्टर जो है मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया है। 3 पार्ट में पढ़ाने के बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 शॉट रिवीजन भी कराया है। और इस 15 मिनट के क्विक रिवीजन में आपको वो सारी चीजें बताई गई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ किन किन चीजों को अपन को ध्यान में रखना है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस कहते हैं। अपन एग्जाम के पहले शॉर्ट नोट बना लेते हैं कि हाँ भाई ये चीजें इस चैप्टर में, तो ठीक उसी तरीके से 15 मिनट के क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको वही सारी चीजें बताई गई हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी सब कुछ अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं आपको कहाँ मिलने वाली हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम और 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर कराते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, तो यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज के इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।